नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न पे आधारित प्रश्न है, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। इन सभी श्रृंखला में दी हुई संख्याओं में आपस में एक लॉजिक है, एक लॉजिक को भी फॉलो करती हैं। उसी लॉजिक को हमको ढूंढ के क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। आइए शुरू करते हैं। तो अगर हम इस श्रृंखला को देखें तो हम देखते हैं कि पहली संख्या यहाँ पे दी हुई है 6, दूसरी संख्या दी हुई है 11, फिर दिया हुआ है 21, फिर दिया हुआ है 26। तो ये जो संख्याओं का अंतर है, ये काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं है। ये एकदम संख्याएं एकदम से बड़ी या एकदम से छोटी नहीं हो रही है। छोटे छोटे अंतर से संख्याएं बड़ी या छोटी हो रही है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है कि हमें प्लस या माइनस की ट्रिक से ही यहाँ पे आंसर मिल जाए। हमें मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर या क्यूब वाली ट्रिक नहीं लगाना पड़ेगी। तो अब अगर हम देखें, पहली संख्या है 6 और दूसरी संख्या है 11, तो ये इन दोनों में कितना का अंतर हो गया? 6 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो हमको 11 मिलता है। फिर दूसरी संख्या है 11 और तीसरी संख्या है 21। तो अगर अब इसमें हम 10 जोड़ लेते हैं तो हमें तीसरी संख्या मिल जाती है। फिर यहाँ से 21 से लेके अगर हम 26 करते हैं तो क्या जोड़ना पड़ता है? हमें फिर से 5 जोड़ना पड़ता है। 26 से लेके अगर 36 पे जाते हैं तो हमें 10 जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? पहले +5 हो रहा है, फिर +10 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, फिर +10 हो रहा है। पहली संख्या में 5 जोड़ने पे हमें दूसरी संख्या मिली, दूसरी संख्या में 10 जोड़ने पे हमें तीसरी संख्या मिली, तीसरी संख्या में फिर से हमने 5 जोड़ा और इसी प्रकार चौथी संख्या में 10 जोड़ा तो हमें पांचवी संख्या मिली। तो यहाँ पे +5 +10 +5 +10, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी? +5। मतलब 36 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 41 मिलेगा। और फिर 41 में अगर हम 10 जोड़ दें तो हमें 51 मिलता है। मतलब ये वाला लॉजिक यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है कि ये 41 है और अब इसमें 10 जोड़ा तो 51 मिल गया। तो फिर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 41 41 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें विजुअल एनालॉगी का प्रश्न है, जिसमें हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स के समूह दिए हुए हैं, जिसमें प्रत्येक में 8-8 अल्फ़ाबेट हैं और इस समूह में जो लेटर्स हैं वो एक निश्चित ट्रेंड को, एक निश्चित प्रवृत्ति को फॉलो कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। हमें उसी प्रवृत्ति के आधार पे इस रिक्त स्थान पे आने वाले समूह को ज्ञात करना है। ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले गौर से पहले वाले समूह की संख्याओं का के लेटर्स का अध्ययन करना होता है। पहले वाले समूह में हमें क्या दिया गया है? पी क्यू क्यू पी 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 पी, मतलब पी के बाद 2 बार क्यू आया है और उसके बाद 5 बार पी आया है। अगले समूह में चलते हैं। तो पहली बार जो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार पी था, लेकिन अब दूसरे समूह में देखें तो 2 बार पी हो गया है। उसके बाद ये जो 2 क्यू है ये तो साथ में ही चल रहे हैं, 2 क्यू और फिर आखिरी में अब पहले 5 पी थे। यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे 4 ही पी बचे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ही पी बचे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है? ये क्यू का जो पेयर था, क्यू का जो जोड़ा था, वो एक स्थान राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है। एक स्थान राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो जो पी उसकी जगह पे था वो उठ के लेफ्ट की तरफ आया है। देखते हैं ये अगले वाले समूह में एक और स्थान राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है क्या? तो हम देखते हैं शुरू में दिए हुए 3p, फिर दिया हुआ है क्यू क्यू और फिर अब दिए हुए 3p। तो यहाँ पे यही हुआ है कि ये क्यू का जोड़ा यहाँ पे भी एक स्थान राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है और p उठ के लेफ्ट की तरफ आ गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रत्येक अगले समूह में क्यू क्यू का ये जो पेयर है ये एक एक स्थान राइट की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। अगले समूह में अगर हम चौथे समूह में देखें तो शुरू में 4 बार पी हो गया, फिर 2 बार क्यू हुआ और आखिरी में 2 बार पी बचा। एक स्थान और फिर से ये राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। यहाँ पे अंतिम समूह में क्या हुआ? एक स्थान और राइट की तरफ शिफ्ट हुआ। अब देखते हैं कि लास्ट में सिर्फ एक ही पी बचा है, बाकी के सब पी आगे आ गए। तो आगे वाले में क्या होगा? ये क्यू क्यू का जोड़ा एक बार और राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा? अंत में क्यू क्यू बचेगा और शुरू में 6 पी हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये 8 संख्याओं का समूह पूरा हो जाएगा। ये 6 पी और 2 क्यू। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
4। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है यदि h बराबर 8 है, h का मान 8 है और हेड को अगर 29 लिखा गया है तो बॉक्स के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। यह कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा सरल प्रश्न है। इसके लिए बस हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट हैं उनको हम नंबरों के रूप में कैसे लिखते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में, अंग्रेजी के वर्णमाला में 26 अक्षर आते हैं जो इस प्रकार शुरू होते हैं A, B, C, D और ऐसे EFGH करके आखिरी में X, Y, Z। तो A के स्थान, A का प्लेस वैल्यू, A पहला लेटर है तो यहाँ पे 1 लिखा जाता है, B के लिए 2, C के लिए 3, D के लिए 4 और ऐसे ही E के लिए 5 आगे बढ़ते हैं तो X के लिए 24, Y के लिए 25 और Z के लिए 26 लिखा जाता है। कभी कभी किसी किसी प्रश्न में इसको ऐसे उल्टे भी फॉलो किया जाता है जिसमें एक Z के लिए 1, Y के लिए 2, X के लिए 3 और अंत में A के लिए 26 लिखा जाता है। हाँ, अब हमसे कहा गया है इस प्रश्न में कि यदि h के लिए 8 है तो h अगर हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ें तो हमको क्या मिलता है, E, F, G, H। D के लिए 4 था, E के लिए 5 हो जाएगा, F के लिए 6 हो जाएगा, G के लिए 7 हो जाएगा और H के लिए 8 हो जाएगा। तो H की प्लेस वैल्यू क्या है, 8 है। तो H बराबर 8 कैसे आया, जो अंग्रेजी वर्णमाला में इसका स्थान था वही उसके सामने लिख दिया गया। H-A-T को कैसे लिखा गया है, H-A-T। तो H की प्लेस वैल्यू अभी हमने देखी कितनी होती है, 8। A की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, A की प्लेस वैल्यू होती है 1। और अगर T की प्लेस वैल्यू की बात करें तो वो होता है 20। T20 होता है, ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट ट्रिक है इसको याद रखने की। T20 तो T20 के जो मैचेस होते हैं उसी से इसका स्थान बना है। तो ये हो गया T। अब इन तीनों संख्याओं को अगर हम जोड़ लें आपस में तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है 29। तो H-A-T के लिए 29 कैसे लिखा गया है, इनकी जो प्लेस वैल्यू है उनका योग लिखा गया है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है कि अब बॉक्स को कैसे लिखेंगे आप, तो B-O-X। B की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, B की प्लेस वैल्यू होती है 2। O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, O की प्लेस वैल्यू होती है 15 और X की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, X की प्लेस वैल्यू होती है 24। बस इन तीनों को जोड़ लेंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इन तीनों का योग कितना हो जाता है, 2 और 15 17, 17 और 24 41। तो हमारा प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 41। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न रिलेशनशिप से संबंधित ये प्रश्न है जिसमें हमें कहा गया है माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा वह मेरे भाई की इकलौती बहन की बेटी है। दो महिलाएं हैं इसमें, जिसमें दो फीमेल्स हैं, एक फीमेल दूसरी फीमेल की तरफ इशारा करके बोल रही है। माला नाम की महिला यहाँ पे है, माला, और उसके लिए एक दूसरी महिला कला इशारा करके बोल रही है, कला इसकी तरफ इशारा कर रही है। और बोला, क्या बोला कला ने कि माला मेरे भाई की, मतलब किसके भाई की, कला का कथन नहीं है तो कला का कथन हो जाएगा तो मेरे भाई, कला का भाई क्या हो जाएगा, कला का भाई इस प्रकार हो जाएगा उसका ब्रदर। ब्रदर मतलब मेल जेंडर। भाई की इकलौती बहन, भाई की इकलौती बहन कौन हो जाएगी, कला ने कहा मेरे भाई की इकलौती बहन, मतलब इकलौती मतलब सिर्फ एक ही बहन है और वो कौन हो जाएगी, वो वापस कला हो जाएगी। इकलौती बहन कहा है तो इकलौती बहन मतलब कला, वो अपने ही बारे में बात कर रही है। इकलौती बहन की बेटी है तो माला किसकी बेटी है, कला की ही बेटी। कला ने कहा कि मेरे भाई, उसके भाई के पास गए, उसके भाई की इकलौती बहन फिर से वही हो गई और उसकी बेटी मतलब माला कला की बेटी हो जाएगी। तो माला कला से किस प्रकार से संबंधित है, माला कला से बेटी के रूप में संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा
सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित एक काफ़ी सरल सवाल है, जिसमें कहा गया है कि कुछ समीकरण एक निश्चित प्रणाली में हल किए गए हैं। उसी के इस आधार पे हमको 9/6 का मान ज्ञात करना है। आइए इन समीकरण को लिख लेते हैं। क्या दिया गया है हमें? हमें दिया गया है 3/5 बराबर 5। इसी प्रकार हमें दिया गया है 4/7 बराबर 8। और इसी प्रकार हमें दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया हुआ है 8/7 बराबर 6। अगर 3 और 5 का भाग दिया जाए तो हमें 5 मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। लेकिन अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें तो हमें क्या मिलता है? इन दोनों का गुणा करने पे हमें मिलता है 3 गुणित 5 करने पे 15 मिलता है। 3 गुणित 5 करने पे 15 मिलता है। तो इसको हम कैसे लिखें? अगर हम ये लिखें कि 3 गुणित 5 बराबर 15 और उस 15 का अंतिम अंक ले लें तो हमें ये लॉजिक यहाँ पे मिलता है। इसी प्रकार 4 और 7 का अगर गुणा करें, 4 गुणित 7 करें तो हमें मिलता है 28। उस 28 का अंतिम अंक 8 उठा लेते हैं। 8 और 7 का गुणा करें तो 8 गुणित 7 बराबर कितना होता है? ये 6 दिया हुआ है यहाँ पे, ये 6 56। 56 का अंतिम अंक क्या होता है? 6। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? भाग के स्थान पे दोनों संख्याओं का गुणा हो रहा है। 4 गुणित 7 हो रहा है, 8 गुणित 7 हो रहा है, 3 गुणित 5 हो रहा है, और जो अंतिम अंक है वो यहाँ पे उत्तर के रूप में लिखा जा रहा है। तो 9/6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9/6 को 9/6 तो ये कितना हो जाएगा? 9 गुणित 6, ये कितना होता है? 9 गुणित 6 होता है 54। और 54 में फिर अंतिम अंक कौन सा है? इकाई के स्थान पे अंक कौन सा है? 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या हमको ज्ञात करनी। सादृश्यता या एनालॉगी से संबंधित ये प्रश्न है, जिसमें हमसे कहा गया है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में, इन दोनों समूहों के बीच में जो संबंध है वही संबंध हमका पता करके हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो हमसे क्या कहा गया है? b के सामने हमें अनुपात में 16 लिखा गया है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ABCD और 1 2 3 अल्फ़ाबेट्स का 1 2 3 से संबंध समझा था। तो कैसा था? ABC उस और अंत में XYZ। A की जगह हम 1 लिखते हैं, B की जगह 2, C की जगह 3, और इसी प्रकार X की जगह 24, Y की जगह 25 और Z की जगह 26, क्योंकि ये इनके स्थान जिस प्रकार से ये वर्णमाला में आते हैं वैसे ही है। तो B का स्थान कौन सा हो गया? 2। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो 2 से मैं 16 कैसे ला सकता हूँ? 2 से 16 लाना हो तो मुझे 2 में 2 का 4 बार गुणा करना पड़ेगा। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो ये कितना होता है? इसका मतलब होता है ये 2 की घात 4 बराबर 16। तो यहाँ पे क्या हुआ है? जो प्लेस वैल्यू थी b की, उसकी घात 4 करने पे हमें दूसरी संख्या मिली है। b की प्लेस वैल्यू है 2 और 2 की घात 4 करी तो हमें मिलता है 16, जो कि दूसरी वाली संख्या है। इसी प्रकार अगर हम d को देखें तो d की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? d की प्लेस वैल्यू होती है 4। d की प्लेस वैल्यू है 4। अब 4 का 4 में 4 बार गुणा करना, 4 गुणित 4 गुणित 4 मतलब 4 की घात 4। 4 की घात 4 करने पे हमें कितना प्राप्त होता है? 256। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 256। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है यदि 177 को निम्नलिखित अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया गया तो फिर दूसरा भाग क्या है? मतलब 177 एक संख्या है, उसको इस प्रकार से इस अनुपात में विभाजित किया गया है 3 भागों में, तो हमको दूसरे भाग, इस भाग का मान ज्ञात करना है। काफ़ी ज़्यादा सरल सवाल है। हम इस प्रकार का जब भी सवाल आता है तो क्या होता है? हम प्रत्येक अनुपात में x का गुणा कर लेते हैं। तो माना कि ये तीनों अनुपात इस प्रकार से
लिखे जाएंगे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 गुणित x, ये पहला अनुपात, धन 2/3 गुणित x, धन 4/5 गुणित x, बराबर इन तीनों का जोड़ कितना है, 177 है। बस अब इस समीकरण को हमको आगे हल करना है, तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x/2 धन 2x/3 धन 4x/5 बराबर 177। इस प्रकार से जब भी हमें फ्रैक्शन में संख्याएं दी होती है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। नीचे क्या क्या दिया हुआ है, 2, 3, 5, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 30। अब इसको हल करते हैं तो 2, ये 15 बार कट जाएगा और 15 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15x, धन ये 10 बार कटा और 10 का ऊपर गुणा हुआ तो ये हो जाएगा 20x, धन ये 6 बार कटा और 6 का ऊपर गुणा हुआ तो ये हो गया 24x, बराबर 177। आगे और हल करते हैं, इन तीनों को जोड़ा तो ये कितना मिलता है हमको, 20, 15 और 20 35, 35 और 24 59x, ये 30 का उधर सामने गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 177 गुणित 30। बस अब इसको आगे हल करना है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 177 गुणित 30/59। अगर इसको और आगे सिंप्लीफाई करें और सरल करें तो 59 से 177 3 बार कट जाता है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणित 30, मतलब x का मान हो जाएगा 90। अब हमसे दूसरे भाग की वैल्यू पूछी गई है, तो दूसरा भाग कितना है, 2/3 गुणित x। इसको आगे हल कर लेते हैं, 2/3 गुणित x का मान था 90, 3 ये हो गया 30, तो ये कितना आ जाता है, दूसरा भाग की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, 60। दूसरे भाग का मान क्या हो जाता है, 60। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें लाभ हानि से संबंधित ये प्रश्न है, डिस्काउंट से संबंधित ये प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमसे कहा गया है कि एक मोबाइल फ़ोन 1500 रुपये के अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है। अंकित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस, या जिसको हम एमआरपी भी बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस, ये हो गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य था 1500 रुपये। अब उस पर कितने की छूट के साथ बेचते हैं, उस पर 10% की छूट के साथ बेचते हैं। तो अगर 10% की छूट के साथ, तो मार्क प्राइस मतलब ये कितना हो गया, ये 100% प्राइस हो गया। अब इस पे 10% की छूट थी, मतलब ये कितना हो गया, 90% हो गया। तो 1500 का 90% निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1500 गुणित 90% है, परसेंट का चिन्ह हटेगा तो ये हो जाएगा 1500 गुणित 90 और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, तो ये 15 गुणित 90 बराबर ये हो जाता है 1350। तो ये उसका सेलिंग प्राइस है 10% की छूट के बाद। 10% की छूट के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1350 रुपये हो गया। अब क्या कहा गया है आगे, कीमत को 1242 तक लाने के लिए ग्राहक को कौन सी छूट देनी चाहिए। 1350 रुपये में तो अभी बेच रहे हैं, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। छूट के बाद जो प्राइस प्राप्त होता है उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब हमको 1350 में अभी भी नहीं बेचना है, हमको बेचना है 1242 में। तो कितने का अंतर हो जाता है, 1350 माइनस 1242, तो ये कितना हो जाएगा, 100 गए तो 1250 और 8 और गए तो 108 अंतर हो जाएगा। अब हमें 108 रुपये और कम करने हैं, तो हमसे पूछा गया है कि 108 रुपये कम करने के लिए हमें कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ये ज्ञात करना है कि 1350 में से 108 कम कर देंगे तो कितने प्रतिशत में ये कम होगा। तो मान लेते हैं कि ये x% हम छूट दे देते हैं, x% की छूट दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये
1350 गुणित x% बराबर कितने की छूट दे रहे हैं? हम 108 रुपए की और छूट दे रहे हैं। बस अब इस प्रश्न को आगे हल कर लेना है। तो 1350 गुणित x बटे में 100 बराबर 108। इस इक्वेशन को आगे हल करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा x बराबर 108 गुणित 100 बटे में 1350। इसको आगे हल किया तो ये 0 से 0 कट जाता है, 5 दूना 10 और ये हो जाता है 5 दूना 10 और फिर बचते हैं 3 और 7 पंजे 35 27 और 27 एकम 27 और 27 ये हो जाएगा 27 एकम 27 और 27 दूना 54 और 27 चौक ये 4 बार कट जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा? 4 गुणित 2 मतलब 16, 4 गुणित 2 मतलब 8। x का मान कितना हो जाएगा? 8%। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 8%। इसका मतलब ये हुआ कि हमको 1242 रुपये तक लाने के लिए 8% की छूट और अतिरिक्त देना पड़ेगी। पहली बार हमने 10% की छूट दी तो हम 1350 रुपये तक आए, यहाँ से 8% की और छूट दे देंगे तो हम कितने पे आ जाएंगे? हम 1242 पे आ जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है 300 अंकों की परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिलते हैं। यदि उसने 6 अंक और प्राप्त किए होते तो वह उत्तीर्ण प्रतिशत प्राप्त कर लेती। उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? काफ़ी ज़्यादा सरल सवाल है। इसको हमें क्या दिया गया है? कुल अंक कितने दिए गए हैं? कुल अंक दिए गए हैं, कुल अंक हमसे कहे गए हैं 300 नंबर की परीक्षा है। अब एक छात्र को कितने प्राप्त अंक होते हैं? कितने प्राप्त अंक हुए उसको हुए प्राप्त अंक 75। लेकिन आगे क्या कहा गया है कि यदि 6 अंक और मिलते तो वो उत्तीर्ण प्रतिशत प्राप्त कर लेती। 6 अंक और मिलते मतलब कितना हो जाता कि 6 अंक मिलते तो ये हो जाता 75 धन 6। बस अब हमको ये ज्ञात करना है। तो हमसे अब ये पूछा गया है तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? अगर 6 अंक और मिलते मतलब कितने अंक हो जाते उसके हो जाते 81 अंक, तो वो परीक्षा में पास कर लेती। कुल अंकों में से अगर 81 अंक मिलते, कुल में से यदि 81 मिलते तो परीक्षा तो उत्तीर्ण हो जाती। अब हमसे बस ये पूछा गया है कि उत्तीर्ण करने के लिए जो अंक चाहिए वो प्रतिशत में कितने हैं। तो उत्तीर्ण करने के लिए हमने देखा कि 81 नंबर चाहिए। तो 81 300 का कितने प्रतिशत है, यही हमको ज्ञात करना है। 81 300 का कितने प्रतिशत है? यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह आ जाएगा। बस इसको आगे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 और ये कट जाएगा 27 बार, तो ये 27% है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 27। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार कर लेती। ट्रेन की गति क्या है? माना कि ये ट्रेन है, ये ट्रेन है जो लेफ्ट टू राइट मतलब इस दिशा में आगे बढ़ रही है। यहाँ पे उसका इंजन है, ये इंजन है। अब वो एक पुल को पार करती है। तो पुल कितना लंबा है? पुल है 300 मीटर लंबा। ये पुल का शुरुआती, ये है ब्रिज। ये ब्रिज की लंबाई कितनी दी हुई है? हमें दी हुई है 300 मीटर। और ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है? ट्रेन की लंबाई दी हुई है 400 मीटर। इस दिशा में ट्रेन आगे बढ़ रही है। तो हम ये कब कहेंगे कि ट्रेन ने पुल को या ब्रिज को पार कर लिया? जब इस ट्रेन का अंतिम सिरा या अंतिम डब्बा
इस पुल के अंतिम छोर के पार निकल जाता है। मतलब ट्रेन इस स्थिति में पहुंच जाती है कि यहाँ पे उसका इंजन है, यहाँ उसका इंजन है और ये उसका अंतिम सिरा है। जब भी हम बोलेंगे कि ट्रेन ने पुल को पार कर लिया, मान लेते हैं अगर ऐसी स्थिति होती कि उसका इंजन यहाँ होता तो उसका अंतिम डिब्बा तो अभी यही है, मतलब ट्रेन पुल के पार नहीं निकली है, अभी भी वो पुल के अंदर ही है। तो इस स्थिति में हम ये नहीं बोलेंगे कि ट्रेन ने पुल को पार किया। ट्रेन ने पुल को कब पार किया? जब अंतिम डिब्बा, अंतिम बोगी उस पुल के वो पार कर चुका है। तो इस स्थिति में ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी? उसने पहले तो ब्रिज की दूरी तय करी, ब्रिज की लंबाई तो दूरी तय करी और फिर खुद की भी पूरी लंबाई तय करी। खुद की लंबाई कितनी थी? 400। ट्रेन ने तो दूरी कितनी तय करी? डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस हो गई ब्रिज प्लस ट्रेन। तो ब्रिज कितना था? 300 और ट्रेन कितनी थी? 400। मतलब ट्रेन ने 700 मीटर की दूरी तय करी है। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? हमको स्पीड ही पूछी गई है, गति पूछी गई है। गति बराबर दूरी बटा समय। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी कितनी है? 700 और समय कितना लिया? 70 सेकंड। दूरी है मीटर में, समय है सेकंड में। इसको आगे हल करना है। तो ये एक जीरो से एक जीरो गया, 7 एकम 7, तो उसकी गति कितनी हो गई? उसकी गति हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमसे जितने भी प्रश्न ऑप्शन दिए गए हैं वो किलोमीटर प्रति आवर में दिए हुए हैं, तो इसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में करना हो तो ये कैसे होता है? 10 गुणित 18/5। बस 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 और 18 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो और पाने के लिए कृपया करके हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। थैंक यू।